आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी भैया, डिस्कशन खत्म कर दीजिए आपस में, क्वेश्चन सुनिए स्टूडेंट का। जी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। सफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट मैटर। हाँ, वो कह रहे हैं कि प्रीवियस एंगेजमेंट से अगर फर्ज कीजिए आपने आज से 3-4 साल पहले उस क्लाइंट के लिए जिसको आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको पास में कोई 4 साल पहले आपने कोई एश्योरेंस या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म की, वहां से जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, क्या उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, प्रीवियस मैटर को आज के डिसीजन में कंसीडर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हो सकता है, हम पहले पास में अगर उनकी कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और हमें पता चला टैक्स रिटर्न फाइल करने में एफबीआर को उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या उस 3-4 साल पहले की इस मैटर को आज के डिसीजन में कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वही बंदा जिसने गलत इंफॉर्मेशन एफबीआर को दी थी, पता चले अब उसकी प्रमोशन हो गई और वो सीएफओ सीईओ बन गया, तो हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। भाई, जो बंदा एफबीआर के साथ झूठ बोल सकता है, वो ऑडिटर के साथ क्या झूठ नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन हो तो उसे कंसीडर करना है आपने इस में एक्सेप्ट करने से पहले। जी, और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। क्लाइंट की इंटेग्रिटी अगर डाउटफुल हो तो हम उसका ऑडिट नहीं करेंगे। ठीक है, उसका ऑडिट कौन करेगा, ये हमारा मसला नहीं है, ये क्लाइंट का मसला। ठीक है, ये हमारा मसला नहीं है। ठीक है, नॉर्मली उन्हें क्लाइंट देखता क्या है, प्रैक्टिकली सिचुएशन में क्लाइंट क्या देखता है, वो देखते हैं कि जी किस वजह से हमने उन्हें कहा। हम कहेंगे जी आपके 7 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डायरेक्टर जो है वो करप्ट है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है सर, हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसको रिमूव कर देंगे, फिर हम कहेंगे अब हम तैयार हैं ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई करप्ट बंदा, कोई जो फॉर एग्जाम्पल इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, फ्रॉड में इन्वॉल्व रहा है, तो फिर जब तक वो क्लाइंट के डायरेक्टर्स में रहेगा, वो हमारे रास्ते में भी, ऑडिट करने के रास्ते में भी रोड अटकाता रहेगा। तो इसीलिए हम नॉर्मली अगर क्लाइंट की इंटेग्रिटी में इशू हो, इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करते। जी, और कोई क्वेश्चन? वो कहता है अगर एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे थे, कल हमने ये देखा था कि एक्सेप्टेंस, किसी भी क्लाइंट को, ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिसाइड किया जाए क्या इस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या हो सकते थे, कल हमने पढ़ा था। इसमें हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करते हैं, अपनी कॉम्पिटेंस को वैल्यूएट करते हैं, देखते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं ऑडिटर क्लाइंट एक दूसरे से, प्रीवियस मैटर को कंसीडर करते हैं, और लास्ट में था प्री कंडीशन फॉर ऑडिट कंसीडर करते हैं। अगर हम इस सारे प्रोसीजर को परफॉर्म करने के दौरान में कोई अगर थ्रेट नजर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नजर आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है आप इसको कोई नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करके, एक्शंस लेके, सेफगार्ड अप्लाई करके इस थ्रेट को जो आपके सामने आया है उसको एड्रेस करें, इसको मैनेज करें। सेफगार्ड का मतलब है एक्शंस जो हमने लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म किए और हमें पता चला कि इनमें से कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी एक डायरेक्टर में इंटेग्रिटी का इशू है, ठीक है, या क्लाइंट के कुछ एम्प्लॉइज में, तो हम क्लाइंट से कहेंगे सर आप अपनी गुड गवर्नेंस इंप्रूव करें, अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करें। ऐसे डायरेक्टर्स को, आपको ऐसे लोगों को आपको डायरेक्टर नहीं बनाना चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी में इशू है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई दूसरा इशू नजर आया क्या, कि ऐसा क्लाइंट है जो हमने इससे पहले कभी ऑडिट नहीं किया, या तो क्लाइंट फर्स्ट टाइम, या उस इंडस्ट्री का हमने उससे पहले ऑडिट नहीं किया। एयरलाइन है कोई, हमने एयरलाइन का इससे पहले कभी ऑडिट नहीं किया, एयरलाइन सेक्टर का, तो इसमें फिर ये थ्रेट है कि हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं होगी, हमारे पास वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा जो ऑडिट करने के लिए जरूरी है। अब इसमें अप्रोप्रिएट सेफगार्ड एक्शन क्या हो सकता है फर्म का? फर्म क्लाइंट से कह सकते हैं सर नॉर्मल क्लाइंट का हम ऑडिट करते हैं 2.5 महीने में, अब आप चूंकि फर्स्ट टाइम है, हमारी प्रीवियसली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम अपना बहुत सा टाइम जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने में गुजारेंगे, तो आप हमारे साथ डेडलाइन एग्री करें एक्सटेंडेड, यानी अब हम 3.5 महीने में आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे। तो कहते हैं इस तरह अब वो जो थ्रेट होगा उस लिहाज से सेफगार्ड्स हमने डिसाइड करने होते हैं कि क्या होंगे। इसी तरह अगर हमें पता चले
कि फर्ज कीजिए प्रीवियस ऑडिटर के साथ हमारे क्लाइंट का डिसएग्रीमेंट था, ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस इशू के ऊपर डिसएग्रीमेंट था। अब इसमें एप्रोप्रिएट सेफगार्ड क्या होगा, हम क्लाइंट के साथ स्टार्ट में ही एक्सेप्टेंस से पहले एग्री कर लें, सर ये जो काउंटिंग इशू है, आप प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ आपका झगड़ा चला था पिछले साल, हमारे साथ अभी बैठ के तय कर लें कि इस काउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या करना है, बाद में प्रॉब्लम ना होता। ठीक है, तो वो जो भी थ्रेट है एक्सेप्टेंस के वक्त हमारे सामने आता है, उसके लिहाज से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सेफगार्ड के। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं जी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या ड्यू केयर। ड्यू केयर का मतलब यह है कि हमने एहतियात से ध्यान से काम करना है, ठीक है, नेग्लिजेंस के साथ काम नहीं करना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको केस स्टडी के कोई असाइनमेंट दूं, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं घर से अटेम्प्ट करके लाते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि साथ वाले के असाइनमेंट देखी और छापा मार दिया। अब क्या इस स्टूडेंट ने ड्यू केयर के साथ काम किया? नहीं, नेग्लिजेंस के साथ काम किया। तो अगर ऑडिटर भी उसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर के साथ काम करना चाहिए, नेग्लिजेंस के साथ काम नहीं करना चाहिए जी। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट हमारा आज का टॉपिक है। आज के लेक्चर में जो बल्कि इस चैप्टर में जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है। इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में आई कैप के फेवरेट कंसेप्ट्स दो हैं। सबसे ज्यादा जो आई कैप ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो प्री कंडीशन फॉर ऑडिट में पूछे हुए हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये वो वाहिद कंसेप्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है। और फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस प्रोसीजर आई कैप का फेवरेट है कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, तो प्री कंडीशन अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको जी। और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। चैप्टर 5 में से क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या कि रटे वाला क्वेश्चन होगा? इसमें से रटे वाला क्वेश्चन सेट होगा। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें चैप्टर 4 ऐसा है जिसमें आई कैप फ्रीक्वेंटली केस स्टडीज टेस्ट करता है। चैप्टर 1, 2, 3 में नॉर्मली केस स्टडी टेस्ट नहीं होती, चैप्टर 5 में भी नॉर्मली केस स्टडी टेस्ट नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा चैप्टर 4 के क्वेश्चंस में और उसकी केस स्टडी, उसकी प्रैक्टिस में हमने ज्यादा टाइम लगाया। रीजन यही थी कि उसमें से आई कैप केस स्टडी टेस्ट करता है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले। आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। ये चैप्टर 5 छोटा सा चैप्टर है, 3 कंसेप्ट हैं इसमें टोटल। एक हम कल पढ़ चुके हैं, 2 हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे क्या? एक, कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन क्या करनी है, क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है। और दूसरा, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, 2 कंसेप्ट हम सीखेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर, सबसे पहले तो ये बताइए प्रीडिसेसर ऑडिटर होता कौन है भला? पिछले साल का ऑडिटर। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है और इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं तो पिछले साल के ऑडिटर को कहा जाता है प्रीडिसेसर ऑडिटर और इस साल के ऑडिटर को कहा जाता है सक्सेसर ऑडिटर। उसी तरह अल्टरनेट टर्म है, पिछले साल का जो ऑडिटर यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर है उसके लिए आउटगोइंग ऑडिटर की टर्म भी यूज की जाती है और इस साल वाले ऑडिटर के लिए इनकमिंग ऑडिटर की टर्म भी यूज की जाती है। तो ये अल्टरनेट टर्म याद रखनी है हमने। अब प्रीडिसेसर ऑडिटर जो है इसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हर आने वाले इनकमिंग ऑडिटर के लिए लाजमी है कि उसने आउटगोइंग यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर को एक लेटर लिखना है जिसे कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर या इसे कहते हैं एनओसी लेटर। ठीक है, स्टैंडर्ड ने इसे टर्म दी है, नाम दिया है हमारी किताबों में प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, प्रैक्टिस में समटाइम इसे एनओसी लेटर भी कहा जाता है। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर होता क्या है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में, अब देखें आपको याद होगा कि हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था कि हर ऑडिटर को किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले इवेल्युएट करना है कुछ मैटर्स। उनमें सबसे अहम चीज थी इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूएट करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम पिछले साल के ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछें, क्योंकि ये वो बंदा है जो क्लाइंट के साथ 1 साल जो है वो गुजार चुका है। इसे क्लाइंट के बारे में बेहतर अंदाजा होगा उसकी इंटेग्रिटी के बारे में। तो हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में प्लस
हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से कुछ और मैटर्स भी पूछते हैं क्लाइंट की इंटेग्रिटी के अलावा, और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ऐसी है जो हमारी एक्सेप्टेंस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है तो हमें बता दें। भाई इंटेग्रिटी के अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारे एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट करे? वो इंफॉर्मेशन हो सकता है क्लाइंट के साथ प्रीडिसेसर ऑडिटर का कोई डिसएग्रीमेंट हो किसी काउंटिंग इशू के ऊपर, क्लाइंट ने कोई इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर दी हो ऑडिटर के ऊपर, हो सकता है कि ऑडिटर की फीस जो है वो अभी तक पे ना की हो क्लाइंट ने। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं अदर देन इंटेग्रिटी जो हमारे एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा याद रखें ये रिक्वायर्ड है, ऑप्शन नहीं है, रिक्वायर्ड है कि हर आने वाला ऑडिटर जो है प्रीडिसेसर ऑडिटर, पिछले साल के ऑडिटर को लेटर लिखेगा जिसे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। लेकिन ज़हन में रखें अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया है, इस साल का ऑडिट भी हम कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं है, उस सिचुएशन में जाहिर है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर नहीं सेंड किया जाता क्योंकि प्रीडिसेसर ऑडिटर ही कोई नहीं है। वरना अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है और इस साल का ऑडिट हम करने जा रहे हैं तो हमेशा हर केस में रिक्वायर्ड है हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर जरूर सेंड करना है। भाई क्यों सेंड करना है? ताकि हमें क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हमें कुछ दूसरे इश्यूज जो हमारे एक्सेप्टेंस डिसीजन से रिलेट कर सकते हैं, रेलिवेंट है, उनके बारे में पता चल जाए। फॉर एग्जांपल इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट ऑडिटर का, फॉर एग्जांपल पेंडिंग आउटस्टैंडिंग फीस है ऑडिटर की जो अभी तक पे नहीं की गई। तो इसलिए हम हर जब कभी चेंज ऑफ ऑडिट का केस होता है प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करते हैं। अब देखें, लेकिन इस लेटर को सेंड करने के लिए हमें क्लाइंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। भाई क्लाइंट की परमिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। यानी हमने एज इनकमिंग ऑडिटर जब आउटगोइंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखना है तो उस लेटर के लिखने से पहले हम क्लाइंट से परमिशन लेंगे कि सर आपकी इजाजत है हम उसको लेटर सेंड कर लें, क्योंकि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम। याद रखें, इसी तरह अगर हमने बैंक्स को, लायर्स को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं उसके लिए भी पहले क्लाइंट की परमिशन, क्लाइंट की अथॉरिटी लेते हैं, क्योंकि ये पार्टीज भी जब तक क्लाइंट की इजाजत ना हो हमें रिप्लाई नहीं करेंगी। तो सबसे पहले हमने प्रोफेशनल, हालांकि रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स है लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं पहले क्लाइंट से परमिशन लो। जब हम क्लाइंट से परमिशन ऑब्टेन करेंगे या तो क्लाइंट हमें परमिशन देगा या परमिशन नहीं देगा। अगर क्लाइंट हमें परमिशन नहीं देता, कहता है नहीं सर कंफर्मेशन, ये आपने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड नहीं करना, तो हम क्या सोचेंगे? हम कहेंगे यार अभी तो हम ऑडिटर अपॉइंट भी नहीं हुए और ये अभी से हम पे स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, अगर हम ऑडिटर अपॉइंट हो गए तो उसके बाद क्या कुछ नहीं करेगा। तो हमें यहीं पे फिर उस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए। क्यों रिफ्यूज कर देना चाहिए? क्योंकि अगर क्लाइंट ने हमें परमिशन नहीं दी तो ये भी स्कोप लिमिटेशन ही है बिफोर एक्सेप्टेंस। अब याद है चैप्टर 4 में कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि अगर स्कोप लिमिटेशन एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है तो क्या करेंगे, ड्यूरिंग ऑडिट है तो क्या करेंगे। ये और वहां पे स्टूडेंट पूछते थे कि सर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यानी एक्सेप्टेंस से पहले कौन सा केस हो सकता है कि एक्सेप्टेंस से पहले स्कोप लिमिटेशन हो जाए। भाई वो ये केस है कि जब क्लाइंट हमें परमिशन ना दे कि हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड कर सकें। अच्छा, और अगर क्लाइंट ने परमिशन दे दी तो ठीक है सर सेंड कीजिए, फिर क्या करेंगे? भाई प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड कर देंगे और क्या करना है हमने। अच्छा, जब लेटर सेंड करेंगे उसके बाद इंतजार करेंगे किस चीज का? उसके जवाब का। या तो आउटगोइंग ऑडिटर का रिप्लाई आएगा या रिप्लाई नहीं आएगा। नॉर्मली याद रखिए, जिस तरह हमारे ऊपर इनकमिंग ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है कि उसने आउटगोइंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है, उसी तरह आउटगोइंग ऑडिटर के लिए भी रिक्वायर्ड है कि उसने इस प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का रिप्लाई सेंड करना है। लेकिन कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि वो रिप्लाई सेंड ना करे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो मर गया हो सकता है वो किसी बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो गया हो सकता है उसने ये प्रोफेशन ही छोड़ दिया, ऑडिट प्रोफेशन। तो इन सिचुएशन में, एक्सट्रीम केसेस है, इनमें हो सकता है हमें रिप्लाई ना करे। वरना नॉर्मली जिस तरह हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि हमने लेटर सेंड करना है,
उसी तरह आउटगोइंग ऑडिटर के लिए भी रिक्वायर्ड है कि उसने रिप्लाई देना। अब अगर तो हमारे पास उसका रिप्लाई आ गया तो हमने क्या करना है, हम देखेंगे रिप्लाई में उसने कोई मसले मसाइल आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं। अगर कोई इशू आइडेंटिफाई नहीं किया हम चुप करके एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कोई इशू आइडेंटिफाई किया है फिर क्या करेंगे। अगर मुझे बताइए प्रीडिसेसर ऑडिटर हमें यह कह दे कि खबरदार इस क्लाइंट को कभी एक्सेप्ट ना करना, तो फिर क्या क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं। याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी जजमेंट, हमारा डिसीजन है कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई इश्यूज आइडेंटिफाई करता भी है, हमने देखना है कि क्या हम एप्रोप्रिएट एक्शन यानी सेफगार्ड के जरिए इनको एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर एड्रेस कर सकते हैं तो फिर क्लाइंट को रिफ्यूज करने की क्या जरूरत है, फिर इश्यूज को एड्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा कि सर मेरी फीस तो इन्होंने पे की, हम क्लाइंट से कहेंगे सर फीस पे कर दें इसके। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा कि मेरा इनके साथ डिसएग्रीमेंट था एक इशू के ऊपर, मैं कह रहा था ये फाइनेंस लीज है, ये कह रहे थे ऑपरेटिंग लीज है, हम क्लाइंट को एक्सेप्टेंस से पहले बिठा के कहेंगे सर अभी डिसाइड कर लेते हैं ये फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है, बाद में झगड़ा ना हो। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर कह दे कि इन एप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन इंपोज करते हैं, हम क्लाइंट से भी पूछ लेंगे सर हमारे पे भी स्कोप लिमिटेशन इंपोज नहीं करेंगे, बजाय ये कि बाद में हम विड्रॉ कर रहे हो, बेहतर है कि अभी हम रिफ्यूज कर दें। तो ज़हन में रखिए अगर हमने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड किया और इसका जवाब आ गया तो इसके जवाब में जो भी इश्यूज उसने आइडेंटिफाई किए हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अगर एड्रेस हो जाते हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर एड्रेस नहीं होते फिर रिफ्यूज करें। लेकिन अगर हमने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड किया और हमें कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, फिर क्या करें? क्या फिर ये सोचें कि चले रिक्वायरमेंट थी पूरी होगी, जवाब नहीं आया तो हमें क्या, इससे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं? सर कहता है ऐसे नहीं करना, बल्कि उस सूरत में आपने अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है। वही इंफॉर्मेशन जो हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से निकलवाना चाह रहे थे, अब हमने अदर सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन लेनी है। भाई वो अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं? थर्ड पार्टीज जिसके साथ क्लाइंट डील कर रहा है, जैसे जिस बिजनेस कम्युनिटी में क्लाइंट है उस बिजनेस के उस कम्युनिटी के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाए या बैकग्राउंड सर्च कर ली जाए उसके बारे में। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसमें जो डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, नॉर्मली एक दूसरे को जानते होते हैं कौन किस तरह के कैरेक्टर का मालिक है। उसी तरह हम बैकग्राउंड सर्च भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड सर्च को यूं समझ रहे इंटरनेट पे सर्च कर लें। अब अगर आप इंटरनेट पे एक दूसरे के नाम से सर्च करें आपको शायद इतना मटेरियल ना मिले, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बल्कि एक दूसरे के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे? उसके फेसबुक पेज पे चले जाएं, वो देख लें उसने किस किस पेज को लाइक किया है और पता चल जाएगा इंटेग्रिटी के बारे में। बैकग्राउंड सर्च है, किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, किस किस ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, पता चल जाएगा कि नहीं? ये वैसे पता नहीं चलता लेकिन फिर भी अंदाजा हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई कि अगर हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर से लेटर नहीं भी, रिप्लाई नहीं भी आता तो हमने इंफॉर्मेशन फिर भी ऑब्टेन करनी है, लेकिन अब अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, यानी थर्ड पार्टी या बैकग्राउंड सर्च। भाई यहां तक कहानी क्लियर है कि इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है? अब देखें ये तो बात ही इनकमिंग ऑडिटर की कि जब कभी इनकमिंग ऑडिटर को प्रपोज किया जाएगा कि आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें, इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है? लेटर लिखना है। उस लेटर को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। लेटर लिखने से पहले क्या करेगा? जिम्मेदारी क्या है उसकी? क्लाइंट से परमिशन लें, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। क्लाइंट परमिशन दे दे, लेटर सेंड करे। क्लाइंट परमिशन नहीं देता तो स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। परमिशन दी, लेटर सेंड किया, यहां तो जवाब आएगा या नहीं आएगा? अगर जवाब नहीं आया तो क्या करना है? अदर इंफॉर्मेशन, अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर जवाब आ गया, उसमें इश्यूज आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो फिर इस एप्रोप्रिएट सेफगार्ड अप्लाई करके उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब देखें ये था इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है। अब हम थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं आउटगोइंग ऑडिटर, क्योंकि एग्जाम में वो किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या करना है। अब देखें आउटगोइंग ऑडिटर क्या करेगा। आउटगोइंग ऑडिटर के पास जब ये लेटर आया, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, याद रखें जिस तरह इनकमिंग ऑडिटर के लिए लाजमी है कि उसने हमेशा क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले
प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है, उसी तरह आउटगोइंग ऑडिटर के लिए भी लाजमी है कि उसने भी इस लेटर का रिप्लाई भेजना है, लेकिन ये भी क्लाइंट से परमिशन लेगा। क्यों परमिशन लेगा भाई, क्यों परमिशन लेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। और यहां से बहुत अहम चीज हमें समझ आती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कंटिन्यूज इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। हालांकि देखें चलें, उसकी तो समझ आती है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की, ऑडिटर बनने जा रहा है, अब ये तो रिमूव हो जाएगा ना, ये तो ऑडिटर नहीं रहा, तो क्या ये अब ऑडिटर नहीं रहा, क्लाइंट नहीं रहा, क्या फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। ठीक है, ये तो कब्र में भी इसके साथ जाएगा, सारी उम्र इसने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करने। अच्छा चलिए, आउटगोइंग ऑडिटर क्लाइंट से परमिशन ली, यहां तो क्लाइंट परमिशन देगा इसे या नहीं देगा? अगर क्लाइंट ने परमिशन दे दी फिर क्या करेगा? लेटर रिप्लाई सेंड करेगा। उस रिप्लाई में क्या करे? क्या बढ़ा चढ़ा के बातें लिखे? ऑनेस्टली सारे फैक्ट्स लिख दे, ऑनेस्टली जो भी इश्यूज है। और अगर क्लाइंट परमिशन नहीं देता, रिप्लाई फिर भी ये भेजेगा, लेकिन अब की बार रिप्लाई में फैक्ट्स नहीं, बल्कि क्या बताएगा कि सर हमें परमिशन नहीं मिली कि हम आपको रिप्लाई सेंड करें। अब इस सिचुएशन में जाहिर है इनकमिंग ऑडिटर क्या करेगा? फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिफ्यूज। ये भी स्कोप लिमिटेशन ही है बिफोर एक्सेप्टेंस। जी, तो कहानी समझ आई कुछ? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर क्या है? चलिए, तो इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की आपको 3 मिनट दिए जा रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की रीडिंग कर लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चंस लेते हैं। जी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। जी, दोनों सेम नहीं भैया, ये मैंने अभी बताया कि अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया है और इस साल का ऑडिट भी हमने किया है तो प्रीडिसेसर ऑडिटर का केस नहीं होगा। हम अपने आप को प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं, हम अपने आप को लेटर थोड़ी लिखेंगे। ये प्रोसीजर सिर्फ उस वक्त है जब चेंज ऑफ ऑडिटर हो, यानी पिछले साल का ऑडिट फर्म कुछ कोई और थी और इस साल हमें कहा गया इस साल की ऑडिट फर्म कोई और है। नहीं तो वो हमें ही पता होगा ना, तो वो तो हम खुद ही कंसीडर कर लेंगे।
हमें अपने आप से पूछने की जरूरत थोड़ी है, तो हमने डॉक्यूमेंट किया होगा। जी जी, अगर पिछले साल कोई पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर कोई और था, इस साल कोई और है, पिछले साल कराची ऑफिस ने ऑडिट किया, इस साल लाहौर ऑफिस ने ऑडिट किया, क्या ये चेंज ऑफ ऑडिटर है? इसका जवाब है नहीं, ये प्रीडिसेसर ऑडिटर का केस नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। जी जी, अच्छा, क्या क्यों ऐसे हो, क्या ऐसे हो सकता है कि इस तरफ तो क्लाइंट परमिशन दे दे और इस तरफ रोक दे, इसे कहे भाई रिप्लाई ना करो? इसका जवाब बिल्कुल हो सकता है। हमारे सामने क्लाइंट बहुत मासूम बना हो, जी सर जो मर्जी कर लीजिए, हमने आपको कभी रोका है, आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं लीजिए, और उधर अंदर खाते हुए इसको मना कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, और चूंकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है ये टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप के बाद भी कंटिन्यू करता है, इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स हमारा जो है ये दोनों को कहता है इसने भी क्लाइंट की परमिशन लेनी है सेंड करने से पहले लेटर, और इसने भी क्लाइंट की परमिशन लेनी है रिप्लाई करने से पहले। जी मेरे भाई। नहीं, तो फर्म की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर का केस बन जाएगा। फर्म, हाँ वो सेम चाहे क्यों ना हो, फर्म चेंज है ना, क्योंकि हम ऑडिटर कहते हैं फर्म को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, फीस का कोई इशू आ रहा हो तो क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर बता सकता है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर के जरिए? सर बिल्कुल बता सकता है जी, बिल्कुल, लेकिन अगेन क्लाइंट की परमिशन के बाद। परमिशन ना दे तो फिर ये कहेगा हम आपको फैक्ट्स नहीं बता सकते क्योंकि क्लाइंट ने हमें रोक दिया। ये स्टेटमेंट, लेटर फिर भी सेंड किया जाता है लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। जी, और कोई क्वेश्चन? देखिए वो अपने खुद भी देखना होगा ना कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो किस हद तक रिलायबल है, वो हम अपने सोर्स को सामने रख के डिसाइड कर लेते हैं। जी अच्छा, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सीफैप लेवल का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गिव देयर कंसेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ सिंध लिमिटेड इन प्लेस ऑफ XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब देखिए इसमें इनकमिंग ऑडिटर कौन है? एबीसी, और प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन है? XYZ। अच्छा, आपने रिक्वायरमेंट में ध्यान से देखना है कि वो प्रीडिसेसर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है स्टेप्स या के इनकमिंग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना क्वेश्चन हमारा सारा गलत हो जाएगा। द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एबीसी एंड कंपनीज टू बी प्लेस्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसएल। एनुअल जनरल मीटिंग में, ये तो हमें पहले ही पता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में होती है। रिक्वायर्ड में कह रहा है एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एबीसी एंड कंपनी, किसकी? इनकमिंग या आउटगोइंग वाले की? इनकमिंग वाले की क्या रिस्पांसिबिलिटी है बताइए फिर? एक्सेप्टेंस। अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अपॉइंटमेंट से पहले क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है? कि वो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगा आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम क्लाइंट। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछ रहे हैं? एंड द स्टेप्स दैट इट नीड्स टू टेक बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट। एक्सेप्टेंस से पहले क्या स्टेप्स लेगा? अब देखें, एक्सेप्टेंस से पहले कह रहा है क्या स्टेप लेगा, तो कौन से स्टेप्स लिखने हमने? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूइंग प्रोसीजर वाले, वो जो 5 स्टेप्स हैं। वो ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करने से पहले क्या स्टेप लिए जाएंगे। अगर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करने से पहले के स्टेप पूछता तो वो यही चीज होती। वो पूछ क्या रहा है? क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या स्टेप लिए जाएंगे। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़े थे। सेकंड, व्हाट वुड बी द रिटायरिंग ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द अबव। अच्छा, अब इस सिचुएशन को सामने रखते हुए रिटायरिंग ऑडिटर यानी आउटगोइंग ऑडिटर, इसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इसने पहले क्लाइंट से परमिशन ऑब्टेन करनी है और फिर इसके बाद प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर को रिप्लाई सेंड करना। एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एबीसी कंपनी इन केस द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट फुलफिल इट्स रिस्पांसिबिलिटीज। अब देखें वो क्वेश्चन को कैसे स्विच कर रहा है, कभी हमें इनकमिंग ऑडिटर बना के क्वेश्चन पूछता है, कभी आउटगोइंग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है। तो हमें कंप्लीट कंसेप्ट में पता होना चाहिए कि दोनों की किस किस सिचुएशन में क्या रिस्पांसिबिलिटीज है। क्लियर हो गया? ये इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन इजी था। इसमें सिर्फ हमने ये देखना था कि हमारा एंगल क्या है आंसर करने का, इनकमिंग ऑडिटर या आउटगोइंग ऑडिटर। जी,
नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की तरफ चलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हमारा इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इस क्लाइंट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक्सेप्टेंस प्रोसीजर 5 थे जिसमें हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करते हैं, अपनी कॉम्पिटेंस को वैल्यूएट करते हैं, इंडिपेंडेंस को वैल्यूएट करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के मैटर्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं और प्री कंडीशंस वैल्यूएट करते हैं। अब ये बाकी चीजें तो समझ आ गई थी, हमें प्री कंडीशन समझ नहीं आए थे। तो अभी प्री कंडीशन जो है इनको हम डिटेल में समझते हैं कि प्री कंडीशंस क्या है। और जहन में रखिए ये आई कैप का इस चैप्टर में फेवरेट टॉपिक है। कहता है सबसे पहले प्री कंडीशंस हैं क्या। प्री कंडीशन जनरल मीनिंग इसका क्या है, वो चीजें जो होना जरूरी हैं, अगर वो नहीं है तो नॉर्मली हम क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करते। इस कंसेप्ट को आई कैप 3 तरह से टेस्ट करता है, 3 तरह से। पहला तरीका आई कैप का टेस्ट करने का वो कहेगा प्री कंडीशन फॉर ऑडिट बताओ क्या है। दूसरा तरीका वो कहेगा कैसे इंश्योर करोगे आप कि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट किसी क्लाइंट पे प्रेजेंट है कि नहीं। और तीसरा तरीका पूछने का कि अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या करना है। तो प्री कंडीशन फॉर कंसेप्ट आई कैप कितने तरीकों से पूछ सकता है। पहले क्या पूछ सकता है, प्री कंडीशन होती क्या है। दूसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है, कैसे आप इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं। तीसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है कि बताओ कि अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। 3 तरह से। अब हम उसी तरह जिस तरह आई कैप क्वेश्चन पूछता है उसी तरह हम इस कंसेप्ट को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है। कहता है 2 चीजों का नाम है प्री कंडीशन। पहली चीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और दूसरी चीज मैनेजमेंट एग्री करे। किस पे एग्री करे, प्रीमाइज पे। अब ये प्रीमाइज आपको सुना सुना लग रहा होगा, भैया कहां पढ़ा था कंसेप्ट हमने, चैप्टर 2 में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रीमाइज कहते हैं। नहीं, मैनेजमेंट का इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, इसे कहते हैं प्रीमाइज। तो मैनेजमेंट अगर एग्री कर जाए कि हाँ जी ठीक है, प्रीमाइज से एग्री करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो ये हमारी दूसरी प्री कंडीशन। तो प्री कंडीशंस किसको कहते हैं, 2 चीजों को। पहली चीज क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो, और दूसरी चीज क्या है, मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट किसी क्लाइंट पे प्रेजेंट है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं। सिंपल, हमने कैसे, अब देखिए जिस तरह हमने प्री कंडीशंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद जो बाकी कंसेप्ट्स हैं इनको भी 2 हिस्सों में लेके चलेंगे। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे भाई कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं, तो ध्यान में रखिए प्री कंडीशन 2 है तो हमने आंसर भी 2 हिस्सों में लेके जाना है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल को अलग आंसर करना है, मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइज को अलग आंसर करना। तो क्वेश्चन क्या है कि बताइए कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं। पहला कंसेप्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कैसे इंश्योर करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन रिकॉल करें तो वो क्या कहता था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग 4 फैक्टर्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जिन फैक्टर्स को सामने रख के मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, ऑडिटर भी उन्हीं फैक्टर्स को सामने रख के देखेगा ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक है, तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा। Auditor shall consider, auditor shall determine whether applicable financial reporting framework is acceptable, considering nature of entity, nature of financial statement, purpose of financial statements and legal requirements. ठीक है, ये चारों फैक्टर्स लिखने हैं। फिर इसके बाद हाउ टू इंश्योर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट, कैसे इंश्योर करेंगे कि मैनेजमेंट एग्री करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे।
एक्नॉलेज करती है, हमने एक्सेप्ट करती है। कैसे भाई? मैनेजमेंट से लिखवा लेंगे, रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट ले लेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। हाउ ऑडिटर शैल इंश्योर वेदर प्रीमाइस ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट? आंसर क्या है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। किस चीज का? ये भी लिखना है आगे। अगर 5 नंबर के साथ हमसे पूछता है कि बताओ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट, कैसे इंश्योर करोगे प्रेजेंट है, तो हमने सिर्फ इतना नहीं लिख देना कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, बल्कि बताना है एग्रीमेंट किस चीज का लेना है। सिर्फ इतना नहीं लिख देंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड बी एक्सेप्टेबल, बताना है किन फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन करना है। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, किस चीज का? that it accepts, acknowledges its responsibilities for preparation of financial statement, for internal control, to provide information to auditor। यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना, ठीक है। तो प्रीमाइज में इनको हमने देखना है, रिटर्न एग्रीमेंट ले लेना। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो बताइए प्री कंडीशंस वाले टॉपिक में से आई कैप कितनी तरह से क्वेश्चन पूछता है? पहला क्वेश्चन प्री कंडीशन पूछेगा क्या है, वो हमने सीख लिया। दूसरे नंबर पे कैसे इंश्योर करेंगे कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है, इस आंसर को हमने 2 हिस्सों में लेके जाना है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात अलग करनी है, प्रीमाइज की बात हमने अलग करनी है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। आगे वो पूछेगा बताओ अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करोगे? प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर? अब देखिए इसमें एक स्टूडेंट क्या लिखेगा, इन दिस केस ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, और फेल हो जाएगा। अब देखिए कंसेप्ट है, चाहे सही है कंसेप्ट, लेकिन फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो गया भाई? दोनों को अलग-अलग नहीं आपने बताया। जब प्री कंडीशन के सारे कंसेप्ट हम 2 हिस्सों में लेके चल रहे हैं तो ये आखिरी चीज भी 2 हिस्सों में बताएंगे। अगर वो हमसे पूछे कि बताओ कोई प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करोगे, हम उसे 2 हिस्सों में लेके जाएंगे कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना है, अगर प्रीमाइज पे मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो क्या करना। पहले इजी वाला कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट प्रीमाइज पे एग्री नहीं करती तो क्या करना है, सिंपली ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर शैल रिफ्यूज प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा इसमें नोट कीजिए, मैं ये नहीं लिख रहा ऑडिटर शैल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। क्यों नहीं लिख रहा भाई? अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया तो विड्रॉल की बात कहां से आ गई? तो हम सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। भाई अगर मैनेजमेंट कहती है कि सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, आप ऑडिट करें, क्या हम ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर। मैनेजमेंट कहे सर हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, आप जो भी हमसे पूछेंगे हम खामोश रहेंगे, आप ऑडिट करें, क्या ऑडिट हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंपल। तो अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है, हमने इस क्वेश्चन को कितने हिस्सों में लेके जाना है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात अलग करनी है, प्रीमाइज की बात अलग करनी है। प्रीमाइज की बात सिंपल थी, ये बता दिया कि अगर प्रीमाइज पे मैनेजमेंट एग्री नहीं करती सिंपली हम रिफ्यूज कर देंगे। अब आते हैं जरा इस सिचुएशन की तरफ कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो ऑडिटर के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल ना हो। देखिए ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल नहीं है कंसेप्ट, लेकिन चूंकि हमें पता है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं तो ऐसे कंसेप्ट्स भी हमने पढ़ने हैं जो हो सकता है पाकिस्तान में एप्लीकेबल ना हो। तो ये वो पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना IFRS, वो एक्सेप्टेबल है ऑडिटर के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दुनिया के किसी कोने में, दूर दराज के किसी मुल्क में, कीनिया में, जिम्बाब्वे, बल्कि ये भी जो है वो अब फेमस कंट्री है, समझिए अमेज़न के जंगलों में दूर दराज कहीं आगे चल के तो एक कबीला रहता है, हाँ बिल्कुल, उस कबीले में ऐसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है
जिसमें रिलेटेड पार्टी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। अब खुद बताइए, क्या रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान में जो IFRS है, आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन IS 24 है इसके ऊपर, ठीक है, रिलेटेड पार्टी के ऊपर, जो ये बताता है कि आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है। लेकिन बताइए, अगर किसी मुल्क के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो आप उसे एक अच्छा फ्रेमवर्क कहेंगे कि आप कहेंगे नहीं इसमें डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी। और हमारे लिए ऐसा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये समझ आ गया आपको कि जब हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो जरूर होनी चाहिए वो ही नहीं है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, अब जरा यहां पे स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑडिटर क्या करेगा? लाइन सुनिएगा, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट unless required by law. Auditor shall not accept proposed audit engagement unless required by law. अब ये जो unless required by law है, इससे कहानी में ट्विस्ट आता है, इसमें कंसेप्ट खुल गया। अब आगे वो कहता है अच्छा अगर required by law हो तो क्या होगा? सिचुएशन सुनिएगा जरा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दूर दराज का कोई मुल्क है, कबीला है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसका एक्सेप्टेबल क्यों? जहन में एग्जांपल ये रखें, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर को रिक्वायर नहीं कर रहा, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने कहा हम तो ऑडिट नहीं करेंगे, कबीले के सरदार ने कहा अगर ये बंदा ऑडिट ना करे तो इसका गोश्त भून के खा जाओ। अब बताइए, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, क्या हम ना कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते। इसीलिए उसने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल को कहा, इसको एक्सेप्ट नहीं, अगर तो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है रिफ्यूज कर दें, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो फिर क्या करना है? कहता फिर हम उन्हें कहेंगे ठीक है सर, हम तैयार हैं, ठहर जाए थोड़ी देर, हम तैयार हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। और जो ये 3 शर्तें याद करेगा उसकी शादी नीलम परी से कर दी जाएगी। अब 3 शर्तें, नीलम मुनीर नहीं, अच्छा मुनीर के चक्कर में वो परी को छोड़ देना। अब सुने, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट, कहानी सिचुएशन समझनी है, कंसेप्ट समझने से पहले। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है हम ना नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी 3 शर्तें। उसने कहा बोलो। हमने कहा पहली शर्त, अब देखें इसमें ऑडिटर कोशिश कर रहा है इन शर्तों से क्या मनवा रहा वाला कि फ्रेमवर्क में जो डेफिशिएंसी है किसी तरीके से वो यूजर तक पहुंच जाए। वो कह रहा है मेरी पहली शर्त, वो जो डिस्क्लोजर मिसिंग है जिसकी वजह से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल हो गया, मुझे इजाजत, आप एग्री करें मेरे साथ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एडिशनल डिस्क्लोजर इंक्लूड करेंगे। यानी रिलेटेड पार्टी, रिक्वायर्ड बाय लॉ तो नहीं है, लेकिन मेरे कहने पे एडिशनल डिस्क्लोजर दे दो। ये सबसे अहम है पॉइंट समझना। इसमें ऑडिटर कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है अच्छी बन जाएं और यूजर मिसलीड ना हो उससे। ये यूजर की बेहतरी को सामने रख के उसने ये रिक्वायरमेंट, ये शर्त मनवाई। पहली शर्त क्या है कि मैनेजमेंट एग्री करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर इंक्लूड करेगी। भाई ये बात। दूसरा मुझे बताइए, क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल है? क्या ये डिस्क्लोजर अहम है यूजर के लिए? भाई इस डिस्क्लोजर की वजह से तो वो फाइनेंशियल नॉट एक्सेप्टेबल थे, तो ये तो फंडामेंटल होगा। दूसरी शर्त ऑडिटर ने क्या लगाई? उसने कहा मैं अपनी रिपोर्ट में एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करूंगा। क्यों इंक्लूड करूंगा? क्यों इंक्लूड करूंगा? ताकि उस एडिशनल डिस्क्लोजर को एम्फसाइज किया जा सके। पहली कंडीशन क्या मनवाई? एडिशनल डिस्क्लोजर देना है। दूसरी कंडीशन क्या मनवाई?
हम अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, किस लिए? एडिशनल डिस्क्लोजर को एम्फसाइज करने के लिए। और तीसरी शर्त उसने कहा, चूंकि अब ये रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली बात आ रही है, इसमें अब हमारी मर्जी तो कुछ इतनी ज्यादा चलने नहीं दे रहे, तो हम इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड रिपोर्ट में यूज नहीं करेंगे। हम ये तो लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये बात लिखेंगे, लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज नहीं करेंगे। 3 शर्तें फिर से सुन लीजिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है, हमने क्या करना है? एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो देखिए रिक्वायर्ड बाय लॉ इसको हम मना नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ठीक है, ऑडिट करने को तैयार है। 3 शर्तें आई क्या आपकी फेवरेट 3 कंडीशन। क्या 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन, मैनेजमेंट एग्री करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर देगी। दूसरा, ऑडिटर कहे कि मैं अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करूंगा उस एडिशनल डिस्क्लोजर को एम्फसाइज करने के लिए। तीसरा, ऑडिटर कहे मैं अपनी रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज नहीं करूंगा। कितनी होगी? 4 हो गई? याद हो गई कि 4 हो गई? या मैं समझा 4, ले फिर गिन लेते हैं, वो मिक्स ना हो गई हो। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दूसरी कंडीशन क्या थी? ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करे रिपोर्ट में एडिशनल डिस्क्लोजर को एम्फसाइज करने के लिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? वर्ड यूज ना करें। तो कबीले के सरदार ने कहा तुम्हारी शर्तें पूरी हो गई। हमने कहा हो गई। उसने कहा अगर मैं ना मानूं तो फिर बताइए क्या ये लिखेंगे कि हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये अभी भी नहीं लिखेंगे। वही याद रखिए उसने क्या कहा था, ऑडिट ना करे तो उसको भून के खा जाना है। तो हम ना अभी भी नहीं करेंगे। अगर ये 3 कंडीशन नहीं मानी जाती, ऑडिटर देखेगा इसकी वजह से रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगी, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, और ये मॉडिफिकेशन ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर में मेंशन कर दे। क्योंकि आपको पता है हमारा असूल है कि जैसे ही हमें पता चले रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, फौरन मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। और अभी चूंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो बेहतरीन तरीका कम्युनिकेट करने का क्या है? मेंशन कर दें। जी कुछ कंसेप्ट समझ आया? तो देखें 3 हमारे प्री कंडीशन वाला कंसेप्ट 3 हिस्सों में है। सबसे पहले आई क्या पूछ सकता है हमसे? क्या है? दूसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है? कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है? तीसरे नंबर पे अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है? याद रखें हर एक को आपने 2 हिस्सों में लेके जाना है। अब इसके ऊपर आते हैं, आई कैप के क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं क्या कहते हैं। क्या हम इस काबिल हो गए कि आई कैप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके? ये पेज है हमारे पास 51, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन नंबर 39। वो क्या कह रहा है? कह रहा है स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन March 1, 2011. द डायरेक्टर्स ऑफ SPL आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. They have requested your firm to submit a proposal for the statutory audit assignment. A partner of your firm has asked you to draft the proposal after assessing whether the precondition for the audit exists. कहानी चला रहा है, पहली नजर देख कर लगा कोई केस स्टडी आने वाली है, लेकिन रिक्वायरमेंट को देखा तो हमारा ख्याल बदल गया। रिक्वायरमेंट में कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द टर्म प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। क्या है? डिस्कस कर देंगे। दूसरा, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्री कंडीशन फॉर ऑडिट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट यहां प्रेजेंट एक ही बात है। सी, डिस्कस वेदर योर फर्म मे और मे नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट इफ वन ऑफ द प्री कंडीशन फॉर ऑडिट इज नॉट प्रेजेंट। अब यहां पे स्टूडेंट कहने लगा सर देखें उसने कहा हुआ है वन ऑफ द प्री कंडीशन, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक बतानी है, तो मैं ये वाली बता दूंगा। मैं कहा शाबाश भाई। वो कह रहा है वन, ये नहीं कह रहा ओनली वन बताओ, कह रहा है दोनों में से कोई एक अगर प्रेजेंट नहीं तो क्या होगा, तो हमें दोनों बतानी चाहिए। फर्ज कीजिए अगर आपने एक ही बतानी है तो भाई खुदा का खौफ करें, 8 नंबर है, 8 नंबर एक लाइन लिखने से थोड़े मिलेंगे। अगर फर्ज कीजिए आपके जहन में आया कि कोई सा एक लिखना है तो भाई वो एक ये होना चाहिए, वो तो नहीं ना होना चाहिए।
ठीक है, तो हमने दरिया को कूजे में बंद नहीं करना, दरिया को दरिया रहने देना है। ठीक है, हाँ जी भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ये भी आई कैप का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 बी क्वेश्चन बैंक का। करेक्ट, स्टेट द मैटर्स व्हिच एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। सेकंड, एक चीज के दोनों, दोनों, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 143। करेक्ट, खानीवाल लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू सबमिट एंगेजमेंट लेटर फॉर केएल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, statutory audit. The engagement partner has asked you to establish whether preconditions for the audit of KL are present. Required. What matters would you consider in order to ensure that preconditions for the audit exist? Second, 6 और 7 में एक ही चीज पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आई कैप का है क्वेश्चन नंबर 148L। Correct, discuss the course of action which may be adopted by the auditor if preconditions for audit are not present. क्या लिखेंगे? एक के दोनों, दोनों लिख देंगे। चलिए ठीक है, ये आखिरी वाली लाइन भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, आप भूल जाएंगे। ये आखिरी वाली लाइन, ये अगर 3 कंडीशन, कबीले का सरदार 3 कंडीशन मानने से इनकार कर दे तो फिर क्या करना, और जो मॉडिफिकेशन होगी, जो भी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होगा, एंगेजमेंट लेटर में लिखना है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।